अगले दिन निक फिर गार्डन में जॉगिंग के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि अगर इस पेस में वो भागता रहा तो एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाएगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अगाटे की, जिसे सुनकर वो रुक जाता है और कंफ्यूज होता है कि क्या वो हेलुसिनेट कर रहा है या सच में अगाटे उससे बात कर रही है। तभी अगाटे सामने आकर कहती है कि वो उसके दिल में रहती है क्योंकि वो उसका कोर फैन है। अगाटे यहाँ पर मजाक में कहती है कि उसके दिल में रहने के लिए निक को उसका हर म्यूजिक बाय करना पड़ेगा। निक कहता है कि तुम्हारे दिल वाला वर्जन काफी ग्रीडी है। अगाटे सजेस्ट करती है कि वो भाग रहा है बिना रुके, उसे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। वो मान जाता है और वापस पार्क में उसके साथ बैठ जाता है पानी पीने के लिए। अगाटे उसे मिस्टर स्ट्रे डॉग बुलाती है, वही नाम जो उसने पहली बार दिया था जब वो मिले थे। वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम अब एक गोल लेस आदमी नहीं रहे, तुम्हारे पास अब एक डायरेक्शन है। निक थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन अगाटे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है। कहती है कि जब उसने निक को कॉन्सर्ट का फ्लायर दिया था तब उसके दिल में दो इमोशंस थे, खुशी और गिल्ट। वो कहती है कि जब निक उसके कॉन्सर्ट में आया और एक प्रॉपर आइडल ओटाकू बन गया तो उसे लगा शायद उसने गलती की, लेकिन अब वो खुश है कि निक ने उस टिकट का गलत इस्तेमाल नहीं किया। निक कहता है अगर उस दिन तुमने वो टिकट ना दिया होता ना तो शायद मैं किसी गलत रास्ते पर चले जाता, इवन मैं भी एक क्रिमिनल बन जाता। तुमने मुझे बचाया है। अगाटे खुश होती है लेकिन कहती है कि अब उसे अपने आइडल होने पर डाउट है। निक नोटिस करता है कि वो बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। तब वो बताती है कि उसका असली नाम बेले हैगिन्स है और उसका एक बॉयफ्रेंड था, डोना। उसी के रेस्टोरेंट में वो गाना गाती थी। पहले तो लोग उसका गाना सुनते भी नहीं थे लेकिन वो अपने लिए गाती थी। फिर एक दिन एक आदमी जोसेफ कोलेमन उससे कहता है कि उसमें टैलेंट है और उससे पूछता है कि क्या वो आइडल बनना चाहती है। डोना उस वक्त ओवर प्रोटेक्टिव लगता है लेकिन बेले जोसेफ का ऑफर कंसिडर करती है। जोसेफ उसे एक शो का टिकट देता है जिसे देखते वक्त शो में जब बेले ऑडियंस का रिएक्शन देखती है तो वो अंदर से लालच में आ जाती है, उसे भी वही फेम चाहिए होती है। उसी कॉन्सर्ट के दौरान वो दो और लड़के से मिलती हैं जो कि उसी की तरफ फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट देखने आई होती हैं और वो तीनों मिलकर फिर उसी कॉन्सर्ट को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट होने के बाद वो लोग मैनेजर से मिलने जाते हैं जहां उन तीनों को ही आपस में पता लगता है कि वो तीनों ही आइडल बनने के लिए नेक्स्ट कॉम्पिटिटर हैं और आज से उनकी ट्रेनिंग एज द आइडल शुरू होने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान उन सबको एक स्टेज नाम दिया जाता है जो कि ज्वेलरी के नाम पर थे, टोपाज, एम्बर और अगाटे। वो लोग आपस में काफी अच्छे से बिहेव करते हैं और धीरे धीरे थोड़े बहुत फेमस भी होने लगते हैं। जैसे जैसे उसका करियर ग्रो करता है वो डोना से इमोशनली दूर हो जाती है। फिर डोना उससे पैसे मांगता है, पहले एक बार फिर बार बार, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। वो बड़ी परेशान हो जाती है और एक बार बार के बाहर जाके रोती है। तभी उसे एक स्ट्रे डॉग दिखता है और उस सीन का इमोशनल फुल सर्कल बन जाता है। जैसे ही फिर वो क्लाउड की तरफ देखती है तो वो कहती है कि उसके पास डोना की मदद करने के लिए काफी पैसा है लेकिन उसे बस ये डर है कि वो सारा पैसा जुए में उड़ा देगा। वो याद करती हैं जब डोना अपना नया रेस्टोरेंट सेटअप कर रहा था, उसने कहा था कि मैं इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊंगा कि बीच में एक बड़ी टेबल होगी जहां तुम सबके लिए गाओगी। फ्लैशबैक में ही हम ये भी देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उसी मूड में वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं, एक ड्रिंक लेती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी वो निक की गर्लफ्रेंड क्लोडिन को सुन लेती है। वो कह रही होती है कि तुम मिनिस्टर ऑफ वॉर के लिए काम नहीं करते तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने के लायक नहीं हो। निक चीखता है, उसका नाम लेता है और उससे रुकने की गुहार भी करता है लेकिन क्लोडिन वहां से चली जाती है। बारिश हो रही होती है और निक बिना छतरी के भीगा हुआ जा रहा होता है। वो उसे देखती है, उसके हाथों में छतरी है लेकिन निक को पता भी नहीं है कि बारिश हो रही है। वो कंफ्यूज दिख रहा है, लॉस्ट है, जैसे उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो उसके पीछे जाती है और उसे एक छतरी देती है और अपने कॉन्सर्ट का इनविटेशन भी। उसके बाद वो यहाँ से वापस रेस्टोरेंट जाकर डोना से मिलती है। डोना फिर पैसे मांगता है और कहता है कि मैं कसिनो में जीतकर सब कुछ तुम्हें वापस लौटा दूंगा। वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। कसिनो में डोना सबको हरा रहा होता है, लगता है वो जीत जाएगा। तभी वो एक गोडेस को देखती है। ये सिर्फ कोई गोडेस नहीं, ये तो सब गेमलर्स की देवी है जो कि
टियाना होती हैं। टियाना उसे ऐसे दिखती है जैसे कोई पुरानी दुश्मन हो। टियाना डोना को हरा देती है और लियोन को भी, और फिर वो एक ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी वो वहाँ पर हो ही ना। वो एक क्वीन कार्ड उठाती है और कार्ड के पीछे टियाना फिर से नजर आती हैं। वो टियाना को अपना ब्यूटीफुल पैलेडिन कहती हैं, जो उसे उसके हालात में बचाने आई थी। अपनी हालत से बाहर आकर अगाटे अपने ऑफिस वापस आ जाती हैं और वापस प्रोड्यूसर जोसेफ से मिलती हैं। डोना पर तो काफी कर्ज चढ़ गया था, जिसके लिए लोग उसका पीछा कर रहे थे, मार रहे थे। जोसेफ उसे गेट पर मिलता है और कहता है कि उसने सारा कर्ज चुका दिया है, अब डोना फ्री है, वो आराम से सो सकता है बिना किसी उधारी के टेंशन के। लेकिन जोसेफ ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी कि डोना अब कभी भी अगाटे से नहीं मिलेगा। अगर रास्ते में मिल भी जाए तो ऐसा इग्नोर करे जैसे कि वो उसे पहचानता ही नहीं हो। डोना इस बात से नाराज होता है, वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन अगाटे उससे कहती है कि वो समझती है कि डोना अब उसे वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब उसकी आंखों में सिर्फ पैसा ही दिखता है। अगाटे यहाँ पर ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेती है उससे, लेकिन जाते जाते ऑफिस से निकलते वक्त वो उसे बुलाकर एक कार्ड देती है, कसिनो का कार्ड जो उसने पहले लिया था। महीनों बाद फिर डोना एक कंपाउंड में झाड़ू लगाता हुआ दिखाई देता है। अगाटे उससे मिलती है, लेकिन दोनों ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि अगाटे फिर एक सोलो कमबैक कॉन्सर्ट करती है। उसमें वो सभी लोगों को बताती है उस सुंदर पैलेडिन के बारे में जिससे वो कैसीनो में मिली थी। उसे कहती है वो अपना आइडल। वो कहती है कि वो उन बार्ड्स जैसी बनना चाहती है जो लोगों की कहानियों को सुनकर उन पर गाना बनाते हैं, और फिर वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है। दूसरी तरफ निक गार्डन के पास ट्रेनिंग के बाद पानी पी रहा होता है। तभी उसे अगाटे की आवाज फिर से सुनाई देती है। जब वो कहता है कि क्या सब ठीक है, तो अगाटे कहती है कि हर इंसान की तरह उसे भी चिंता होती है और चिंताओं से लड़ना ही इंसानियत है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी आती है, और हर बार जीतना मतलब है लेवल अप करना। किजुना एक एडवेंचरर मैगजीन पढ़ती है जिसमें एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में लिखा होता है जिसका नाम है स्टेपिंग मैन। वो कहना शुरू करती है कि स्टेपिंग मैन एक हीरो है। वो छोटी लड़कियों को चुराता है और बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदता है बिना पकड़ा जाए। उसका कहना है कि ये सब ब्यूटीफुल है। उसका कलीग कहता है कि किजुना का ब्यूटी का आइडिया बहुत अजीब है। निक यहाँ पर इंटरफेयर करता है। वो कहता है कि स्टेपिंग मैन बस एक अफवाह है, कोई प्रूफ नहीं है उसका। किजुना मना करती है और मैगजीन दिखाकर कहती है कि कई लोगों ने उसे देखा है। तभी एक लड़की रोड साइड से उनकी बात सुन लेती है। उसका नाम है ओलिविया टेलर, एक एडवेंचरर और राइटर फॉर लेमुरिया मंथली मैगजीन। किजुना एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो ओलिविया की बड़ी फैन है। निक शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि किजुना तो बस कुछ हफ्तों पहले से ये मैगजीन पढ़ना शुरू की है। लेकिन किजुना तुरंत जवाब देती है और कहती है कि टाइम का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी चीज से प्यार हो गया तो बस हो गया। टियाना ओलिविया से पूछती है कि क्या वो सच में एडवेंचरर है। ओलिविया रूम में घुसकर थोड़ा जंप करने लगती है, लेकिन गिरने ही वाली होती है। फिर कहती है कि वो शहर में होने वाली हर अजीब एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है और अगर कुछ मिले तो उसे बताए। किजुना को ऑब्सेशन यहाँ पर स्टेपिंग मैन के लिए और बढ़ जाता है। उस रात वो निक के साथ एक आइडल कॉन्सर्ट देखती हैं, जबकि जेम यूजुअल जैसे पीने चला जाता है। वापस आते वक्त जेम एक छोटी लड़की के पीछे चलता है, लेकिन देखता है कि एक इनविजिबल हाथ उसे खींच लेता है और लड़की गायब हो जाती है। जेम तुरंत समझ जाता है कि वो किडनैप हो गई है और उस जगह से भागता है। कॉन्सर्ट के बाद निक किजुना से पूछता है कि कॉन्सर्ट कैसा लगा। किजुना कहती है कि उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। अगाटे एक पूरे दिल वाली इंसान है। अगर किसी और दुनिया में होती तो शायद एक शमान होती। तभी किजुना को सिग्नल मिलता है कि जेम डेंजर में है। वो तुरंत निक को बताती है और दोनों उस जगह पर भागते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं, सबके विश्वास के विपरीत किजुना यहाँ पर एक्चुअली स्टेपिंग मैन को देख सकती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये वही है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। स्टेपिंग मैन हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे देख सकती है। जब किजुना स्टेपिंग मैन पर अटैक करती है तो वो तुरंत उछल के खड़ा हो जाता है। किजुना अपने पैरेलल स्किल का यूज करके खुद के कई वर्जन बना लेते हैं और स्टेपिंग मैन पर अटैक करती है, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग जाती है। स्टेपिंग मैन भी अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ एक फेक बॉडी होती है। किजुना डिसअपॉइंटेड होती है कि जिसको वो हीरो समझती थी वो एक्चुअली एक डरपोक निकला जो फाइट का वेट भी नहीं कर सका। निक जो पहले तक स्टेपिंग मैन के होने पर यकीन ही नहीं करता था,
उस रात की घटनाओं के बाद वो उस पर विश्वास कर लेता है। जेम एक छोटी इंजर्ड लड़की को रेड के इन पर ले जाता है और रेड उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। रेड उस लड़की से कई सारे सवाल करता है कि कैसे वो उस हालत में पहुंची। लड़की अपना नाम बताती है रेना। वो कहती है कि उसकी माँ हमेशा मानती थी कि स्टेपिंग मैन एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से शहर के छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। जब किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो उसने खुद स्टेपिंग मैन को ढूंढने का फैसला किया। अब उसकी माँ भी गायब है। जेम कहता है कि वो उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करेगा और स्टेपिंग मैन को हरा देगा। रेना उसकी हिम्मत से प्रभावित होती है। वो कहती है कि उसे पसंद आया कि जेम अकेला होने के बावजूद उसे बचाने आया। रेना उसके पास दौड़ती और कहती है कि वो उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है। निक तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि वो सिर्फ 10 साल की है और जेम कहता है कि उसकी मिनिमम एज 15 होनी चाहिए। तो फिर रेना पूछती है तो फिर वो तब तक कैसे ट्रेनिंग करे। तो जेम कहता है कि वो रेड के साथ में रहे बस। वो फिर से जेम को हक करने के लिए भागती है लेकिन निक और रेड उसे रोक लेते हैं। जेम कहता है कि जब तक वो 15 की नहीं हो जाती वो उसके पास नहीं आ सकती है और रेना ये मान जाती है। अगले दिन सर्वाइवर्स डिसाइड करते हैं कि अब स्टेपिंग मैन को ढूंढना है, मारना है और यही अपना नेक्स्ट मिशन के तौर पर वो कंप्लीट करेंगे। उन्हें उसके बारे में और जानकारी चाहिए होती है और पता चलता है कि उस पर एक बाउंटी लगी हुई है। वो बाउंटी गिल्ड जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं हैं। गिल्ड के अंदर जाकर वो साहिब रिसेप्शनिस्ट से स्टेपिंग मैन की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मगर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ किसी काम के बदले देगी या फिर उन लोगों को किसी वांटेड आदमी को पकड़ कर लाना होगा। वो लोग मान जाते हैं। तो फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें हाले हार्डी नाम के आदमी का नाम देती है जिसके ऊपर 3 लाख डिना का बाउंटी होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उनके ग्रुप का नाम बोलती है दो सर्वाइवर्स, तो गिल्ड के एडवेंचरर सर्वाइवर का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बस गोबलिन को मारने के ही लायक हैं। मगर यहाँ पर टियाना बिना डरे उस आदमी के पास जाती है जो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा होता है और उसके साथ एक चैलेंज लगा लेती है। टियाना यहाँ पर चैलेंज तो लगाती है, साथ ही साथ 50,000 डीना का बेट भी लगा देती है और बोलती है कि वो हेल को जरूर पकड़ कर लेकर आएंगे। निक फिर उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उन्हें ये आदमी कहाँ मिल सकता है, जिस पर वो बताती हैं कि ये आदमी हेल गार्बेज कलेक्शन स्लम में रहता है। बिना देरी किए सर्वाइवर्स वहाँ पर जाते हैं और गेट के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं। वो बताता है कि स्लम में कुछ महीने से कोई नहीं पकड़ा गया। वो उन्हें एक वार्निंग देता है कि नलगावा नाम का एक आदमी को डिस्टर्ब मत करना क्योंकि वो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। उसने यहाँ के लोगों की हर तरह से हेल्प की है। अंदर जाकर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें टोल फी मांगते हैं, लेकिन सर्वाइवर उन्हें हरा देते हैं। वो लोग हेल का एड्रेस बताते हैं और थोड़ा पैसे मांगते हैं, लेकिन जेम उन्हें वार्निंग देता है कि उनकी हेल्थ खराब है और शायद कुछ नशा ले रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस पर आदमी जेम को बताता है कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है और सिर्फ उसके पास ही नहीं बल्कि यहाँ रह रहे किसी भी आदमी के पास कोई पक्का काम नहीं है और जो लोग भी बाहर से यहाँ पर आते हैं वो तो कभी उनका दुख नहीं समझ सकते। जिस पर करण थोड़ा डिस्टर्ब होके बोलती है कि शायद मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा टाइम देखा है। और फिर वहाँ से जाते जाते जेम उस आदमी को कुछ मेडिसिन भी देता है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें हेल मिल जाता है और जैसे वो भागने लगता है सर्वाइवर उसे पकड़ लेते हैं और फिर जैसे ही उसे पकड़कर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं तभी उनका सामना होता है नलगावा से, जो कि एक एक्स प्रीस्ट है। वो कहता है कि हेल उसका पेशेंट है और वो उसका इलाज कर रहा है येलो डीमन डिजीज का। अब क्योंकि जेम भी एक प्रीस्ट होता है तो जेम और नलगावा एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो इस डिजीज के बारे में जानते हैं। किजुना नलगावा से पूछती है कि क्या वो स्टेपिंग मैन के बारे में जानता है, जिस पर वो कहता है नहीं, लेकिन हेल रिएक्ट करता है। हेल कहता है कि उसने एक आदमी के बारे में सुना है जो बच्चों को स्वीट्स देता है और खुद को न्यूज जर्नलिस्ट भी बोलता है। वो हेल को गिल्ड में ले जाते हैं क्योंकि अब टियाना बेट जीत चुकी है। उसकी विनिंग अमाउंट 8 लाख की हो जाती है। टियाना सबसे उनका बेट जीतकर 8 लाख डिना जमा करती है और रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि आज सबको रात भर फ्री अल्कोहल दो। अगले दिन फिर वो दोबारा गिल्ड जाते हैं और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि स्टेपिंग मैन तो एक मिथ है और उनको दूसरे बाउंटीज जॉब लेना चाहिए। वो कहती है कि अगर उन्हें ज्यादा पता करना है तो उन्हें उस लेडी से बात करना चाहिए जो बच्चों को स्वीट्स देती है
ओलिविया। ओलिविया को बच्चों को चॉकलेट्स देते हुए देखकर करण और टियाना मजाक में बोलते हैं कि देखा जाए तो ओलिविया में भी वो सारी कंडीशन है जो स्टेपिंग मैन में होनी चाहिए, लेकिन वो इस बात को फिर हंसकर टाल देते हैं। मगर थोड़ी देर हंसने के बाद निक काफी सीरियस हो जाता है और फिर एक लुक के साथ वो ओलिविया के पास जाता है, जो कि वही पास की टेबल पर बैठी होती है, और उसको फिर हेलो गुड मॉर्निंग करने के बाद एकदम सीरियस मूड में जब निक ओलिविया से पूछता है कि वो 2 दिन पहले क्या कर रही थी, तो वो घुमा फिरा के जवाब देने लगती है। फिर जब निक डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो स्टेपिंग मैन है, और कहानी यहीं से दोस्तों सस्पेंस में लटक जाती है और हम देखते हैं कि ओलिविया जो कि सिर्फ अपने एक ही किक से सामने रखी टेबल को निक की तरफ फेंक देती है और फटाक से रूफ तोड़कर वहां से भाग जाती है। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन सबको एक चीज कंफर्मेशन हो जाती है कि हो ना हो ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ एक था कि वो ये सब कर क्यों रही है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जेम की तरफ, जहाँ जेम नींद में उस मोमेंट पर उसे एक सपना याद आता है, एक सपना जो वो बार बार देखता आया है। उस सपने में वो खुद को एक जेल में देखता है, जमीन पर पड़ा हुआ। वो चीख रहा होता है कि मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, और एक आदमी उसे लकड़ी से चुभोता है, कह रहा होता है बस कर, चिल कर। कुछ देर तक चीखने के बाद जेम हर बार अपने बिस्तर पर आंख खोलता है, जहां रोशनी उसके चारों तरफ होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अभी भी सपने में है या फिर असली दुनिया में। उसका मन अब तक उस पुराने ट्रोमा से उभर ही नहीं पाया है। उसी दिन सर्वाइवर्स रेड के इन में बैठे होते हैं, सभी एक दूसरे से बातें करते हैं जो उन्होंने देखा था, और सब गुस्से में होते हैं कि ओलिविया ही स्टेपिंग मैन निकली। करण कहती है कि उसने कभी किसी इंसान को इतना फास्ट नहीं देखा, और किजुना भी इस बात पर एग्री करती है। उस स्टेपिंग मैन से लड़ते वक्त उसने भी उसी स्पीड का सामना किया था। पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि ओलिविया बच्चों को कैंडीज क्यों देती है, क्यों वो रात में उन्हें उठा लेती है, क्यों वो अपने बारे में लिख रही है अगर वो खुद ऑब्सेस्ड नहीं है, और अगर वो ही स्टेपिंग मैन है तो अपने आप को एक एडवेंचरर क्यों दिखाती है। सबके मन में सवाल घूम रहे होते हैं, ओलिविया को हराने का अगला कदम क्या हो सकता है। यहाँ पर सब खाली एक बात पर एग्री करते हैं कि ओलिविया बहुत तेज है और उसकी स्पीड उनके लिए नुकसान का कारण बनेगी। तभी रेड आती है और कहती है कि एक सुंदर लेडी उनसे मिलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर रेड थोड़ा नखरे कर कर बोलती है वैसे वो मेरे जितनी प्रिटी तो नहीं होगी। और जब वो लेडी अंदर आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो रैना की माँ होती है। रैना अपनी माँ के गले लग जाती है। निक यहाँ पर उस लेडी को अदा बुलाती है। अदा थोड़ा सरप्राइज होती है, मैं इतनी फेमस हो गई हूँ, क्या मुझे सब पहचान गए। तब ग्रुप एडा से पूछता है कि निक उसे कैसे जानता है। निक बताता है कि ये तो लेजेंडरी स्वेश बकलर है, ए रैंक पार्टी की ग्रैंड चीफ लेजेंडरी एडा द सोमिलियर। सब इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर एडा कंफर्म करती है कि हाँ वो प्लेटिनम पीच के एडवेंचरर टीम के साथ गई थी। 5th सोलो ईटर, जिसे अब लोग एस रैंक एडवेंचरर कहते हैं, उसके साथ भी वो घूमती है। उस समय सिर्फ मजा करने के लिए एडवेंचरिंग करते थे, लेकिन अब वो फॉर्म नहीं बचा। एडा उन सबका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसकी बेटी को स्टेपिंग मैन से बचाया, लेकिन वो कहती है कि स्टेपिंग मैन से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहती, ना ही वो रेना को भी अलाउ करेगी। रेना यहाँ पर स्टबर्नली सबके सामने आके कहती है कि जेम अब मेरे मास्टर हैं, मैं उनसे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। वो अपनी माँ से कहती है कि उनको मना है, लेकिन जेम मना कर देता है। वो बताता है कि रेना जैसी छोटी लड़कियों से उसे डर लगता है। मैं जब प्रीस्ट था तो एक छोटी लड़की ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया था, और तब से मुझे उनसे डर लगता है। रेना पूछती है फिर अगर आपको छोटी लड़कियों से इतना डर लगता है तो मुझे बचाने ही क्यों आए। जेम कहता है क्योंकि जो भी एक नॉर्मल एडल्ट होता वो वही करता, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेटर हो रहा हूँ। रेना कहती है कि मैं 15 साल की होकर वापस आऊंगी। एडा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या शादी विवाह की बातें चल रही है क्या। जेम कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेना बीच में आकर कहती है मैं बस उनका शिष्य बनना चाहती हूँ, शादी करना हो तो सोच समझ कर करूंगी। बाकी एडवेंचरर ये सुनकर हंस पड़ते हैं। जेम भाई रिजेक्ट कर दिया गया होता है ऑफर दिए बिना ही। जेम भी यहाँ पर फिर मजाक में कहता है शायद 15 साल में वो मेरी टाइप की बन जाए। फिर वो अदा को पूरी कहानी बताते हैं कि ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है और उसकी स्पीड किस लेवल की है। एडा क्लियरली कहती है कि मैं इस सब में नहीं पड़ने वाली, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मरे, और ना ही मैं उसे अनाथ छोड़ना चाहती हूँ। उसने सबको विड्रॉ करने की सलाह दी,
तुम लोग बाउंटी केसेस लो जो सेफ हो। निक यहाँ पर खड़ा होता है और पोलाइटली अदा को कहता है, देखिए हम समझ सकते हैं कि आपकी चिंता जेन्युइन है, लेकिन आप हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आज हम चुप रहे तो बच्चे इसी प्रकार उठते रहेंगे। अदा कहती है, ये काम तुम लोगों का नहीं है, ये सोलर नाइट्स का काम है। मैं खुद भी इसीलिए इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि नाइट्स हर जगह नहीं पहुंच पाते। निक झुककर अदा से कहता है कि क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे हम स्टेपिंग मैन से लड़ सके और जीत सके। अदा थोड़ा नाराज होती है, क्या तुम्हारा गिल्ड लीडर सबके आगे झुकता रहता है क्या? बाकी सब लोग कहते हैं वही तो उनकी खास बात है। अदा फाइनली हेल्प करने का डिसाइड करती है। सबको एक बार में ले जाकर एक ड्रिंक पिलाती है। करण उस ड्रिंक को स्मेल करके पहचान लेती है, ग्लोरी मशरूम स्ट्यू। बहुत महंगा और पावरफुल स्ट्यू होता है ये तो। अदा यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं कि इस स्ट्यू में एक स्पेशल हर्ब है जो तुम्हारा लेटेंट मैजिकल पोटेंशियल जगाता है। स्टेपिंग मैन फास्ट है तो तुम लोगों को भी फास्ट और मैजिक स्किल्ड होना पड़ेगा। निक कहता है, मैं तो मैजिक यूज नहीं करता। बाकी लोग भी एक्सक्यूजेस देने लगते हैं तो अदा उनसे पूछती है, तुम लोग इतनी जल्दी गिव अप कर देते हो क्या? फिर वो एक इग्नाइटर निकालती है और सबसे कहती है, इसमें अपनी एनर्जी डालो और फायर को बुलाओ। करण ट्राई करती है लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती। फिर निक ट्राई करता है। पूरी शिद्दत से कंसंट्रेट करने के बाद एक छोटी सी आंच जल जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनमें सबसे कमजोर मैजिक यूजर होने के बावजूद भी निक ने सबसे पहले फायर बुलाई थी। निक एडा से पूछता है, ये छोटी सी आग सच में काम करेगी क्या? ये दुनिया के सबसे बड़े किडनैपर को खत्म कर सकती है? एडा मुस्कुराती और कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो हो जो इस मिशन के लिए सबसे बेस्ट हो। फिर वो इग्नाइटर का यूज करके एक बड़ी आग बुलाती है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एडा बताती है कि स्टेपिंग मैन 2 एनहेंसमेंट स्पेल यूज करता है, पहला लाइट बॉडी और दूसरा है हैवी बॉडी। वो निक से कहती है, ऊपर हवा में बंधी हुई रोप पे चढ़ जाओ और उस पर 10 बार जंप करो। निक पहला, दूसरा, तीसरा और 9वां तक सक्सेसफुल जंप कर लेता है, लेकिन जैसे ही 9वें जंप के बाद नीचे आता है वो गिर जाता है। एडा उसे निराश होकर देखती है लेकिन कहती है, तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। उनका अगला प्लान होता है स्टेपिंग मैन जिस वक्त लास्ट बच्ची को किडनैप करता है उसी जगह छुप के बैठना। उस रात एक छोटी लड़की चल रही होती है। स्टेपिंग मैन जब जंप करता है उसे उठाकर ले जाने के लिए, लेकिन किजुना तुरंत रिएक्ट करके उस लड़की को बचा लेती है। हम देखते हैं कि स्टेपिंग मैन गिर जाता है। टीम आगे बढ़कर कहती है, काश हम पहले से उसका तरीका समझ जाते तो उसे तुरंत हरा देते। निक उससे पूछता है, क्या तुम ही ओलिविया हो? स्टेपिंग मैन कुछ नहीं बोलता और एक और जंप मार के निकल जाता है। टीम बैठकर डिस्कस करती है। स्टेपिंग मैन 3 मैजिक एक साथ यूज कर रहा है, अटैक मैजिक, मूवमेंट मैजिक और इल्यूजन मैजिक। कोई भी नॉर्मल मैज तीनों एक साथ यूज नहीं कर सकता। उनमें से एक तो जरूर किसी मैजिक आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है। निक जेल जाता है, लियोन से बात करता है और पूछता है कि कौन सा आर्टिफैक्ट इल्यूजन मैजिक के लिए होता है। तो लियोन उसे बताता है, किंग इल्यूजन ज्वेल, और उसे तोड़ने के लिए उस आदमी का एग्जैक्ट नाम बोलना पड़ता है। अगर सही नाम बोला तो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। निक याद करता है उसने पहले ही ओलिविया नाम लिया था, फिर भी मैजिक नहीं टूटा। शायद स्टेपिंग मैन ओलिविया नहीं है। लियोन कहता है कि नाम बोलने से पहले तुम्हारा दिल पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। निक ट्रेनिंग में वापस जाता है। एडा से लाइट मैजिक सीखता है। तब उसके दोस्तों ने बताया क्योंकि स्टेपिंग मैन रूफ से रूफ जंप करता है, उन्होंने सिर्फ वही एरिया मार्क्स किए हैं जहां रूफ लीक हो रहे हैं और उनका ट्रेस उन्हें ले जाता है एक स्लम तक। स्लम में गार्ड कहता है कि ग्रेग के 2 पपीज मर गए हैं और एक आदमी अपने साथ एक लड़की की बॉडी लेकर आया था जो उसे खाई में पड़ी मिली और उसने उन लोगों के बीच में दफनाया जहां एडल्ट्स को दफनाया जाता है। टीम चेक करने जा रही होती है मगर तभी जेम को किसी के फुटस्टेप्स महसूस होते हैं। तभी एक लड़की निक पर जंप करती है और लड़ती है और ये कोई और नहीं बल्कि ओलिविया ही होती है। निक यहाँ पर लाइट मैजिक यूज करता है। वो चिल्लाती है, तुम स्टेपिंग मैन हो। निक पैरेलल मैजिक यूज करने वाला होता है लेकिन लड़की उसे रोकती है। तब निक इल्यूजन का डाउट करता है और नाम लेता है ओलिविया।
और हाँ, वो लड़की ओलिविया ही होती है। लेकिन यहाँ पर ओलिविया भी निक को स्टेपिंग मैन समझ रही होती है। अब यहाँ पर आकर एक गलतफहमी क्लियर होती है और वो टीम ओलिविया को डांटती है कि अगर पहले ही मिलकर बात की होती तो ये सब नहीं होता। और अब वो सब मिलकर उस लड़की की बॉडी चेक करते हैं और पता चलता है कि वो परफेक्ट थी, एकदम असली लग रही थी। ओलिविया कहती है कि बॉडी के नीचे कुछ तो छुपा हुआ है। और जब जेम बॉडी उठाता है, वहाँ किंग इल्यूजन ज्वेल का एक टुकड़ा मिलता है। जैसे उसे तोड़ते हैं, इल्यूजन टूट जाता है और लड़की का चेहरा बदल जाता है। जेम उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है उस लड़की का येलो डीमन सीकनेस का ट्रीटमेंट हुआ था। इनमें से सिर्फ एक आदमी स्लम में से इस ट्रीटमेंट को देने की कोशिश करता है, नलगावा। अब उनका टारगेट नलगावा को जस्टिस देना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक रात को नलगावा के पीछे जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम किस तरीके से चलते हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम ये सब क्यों करते हो। क्या तुम सिर्फ अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हो? नलगावा इल्यूजन में छुपा होता है पर कहता है, तुमने लाइट मैजिक सीख लिया है, लेकिन तुम मुझे अभी भी नहीं समझ पाए। निक कहता है, मैं सब जान गया हूँ और सबसे जरूरी बात भी। और वो जोर से कहता है, नलगावा। और इल्यूजन ज्वेल टूट जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है। निक पूछता है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? बच्चियों को क्यों उठाया तुमने? नलगावा यहाँ पर कुछ नहीं बताता है, बस कहता है, तो आओ फिर लड़ते हैं। निक कहता है, जेम ने मुझे सब दिखा दिया है। वो बार बार अटैक करता है, लेकिन नलगावा हर बार बच जाता है। नलगावा कहता है, देखो तुम एक फूल हो, मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। निक कहता है, और मैं भी तुम्हारे। वो जंप करता है, अपना पूरा वेट एक लेग पर डालकर नलगावा को किक करता है। नलगावा यहाँ पर फिर से कहता है, फूल, पूरा वेट एक पैर पर डालने से रूफ टूट जाएगा। निक बोलता है, वही तो मेरा प्लान था, और रूफ टूट जाता है। साथ ही दोनों एक बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं। वहाँ सर्वाइवर गिल्ड के बाकी मेंबर छुपकर वेट कर रहे होते हैं। किजुना ऊपर से रूफ ब्लॉक कर देती है। तभी वहाँ पर बाकी सभी मेंबर्स के साथ साथ जेम सामने आता है, जो कहता है, मैं समझता था तुम एक अच्छे प्रीस्ट हो जो स्लम के लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत था। जेम पूछता है, तुमने ये सब किया क्यों? नलगावा यहाँ पर फाइनली कहता है, मेरी बेटी येलो डीमन सीकनेस में मर गई थी। जेम कहता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारे बारे में रिसर्च कर रहा था। लोगों ने उस डिसीज को एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज माना था और जिसे भी वो बीमारी होती उसे अनहोली माना जाता। लेकिन नलगावा की बेटी, उसने तो सिर्फ एक बीमार आदमी की मदद करना चाहिए थी। उसकी मदद करते वक्त उसका ब्लड टच हो गया और उसी से वो इन्फेक्टेड हो गई थी। पर लोगों ने इस बात को कभी नहीं माना। उन्होंने उस लड़की को बदनाम किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे गंदे नामों से पुकारा। ये सब सुनकर नलगावा अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने अपने बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो लड़की जो कुछ नहीं जानती थी मर गई। दर्द और गिल्ट से भर चुका नलगावा डिसाइड करता है कि अगर वो इस डिसीज को क्योर ढूंढ ले तो शायद अपने आप को माफ कर सकेगा। और इसी सोच में वो कुछ और ही बन गया, एक मॉन्स्टर। उसने खुद ही डिजीज क्रिएट की और इस डिजीज को उन लड़कियों में फैलाया जो उसने किडनैप की थी, ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके क्योर ढूंढ सके। जेम यहाँ पर सब कुछ समझ गया। उसने कहा, अगर येलो डीमन डिजीज सच में एक पेंडेमिक होती तो पहले स्लम्स में फैलती, पर ऐसा हुआ नहीं, मतलब डिजीज मैन मेड थी। नलगावा अपनी गलतियों को मानने से इनकार करता है। उसका कहना था कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि क्योर मिल जाए और वो ठीक हो सके। अब उसके लिए लोग मर गए तो क्या? जेम को और गुस्सा आ जाता है। वो याद दिलाता है कि वो सभी कभी प्रीस्ट हुआ करते थे और उन्हें प्रीस्टहुड के ज्ञान और पावर पर विश्वास था। पर नलगावा हंसकर कहता है कि वो कभी अच्छा प्रीस्ट था ही नहीं, वो तो एक और बड़े प्रीस्ट को फॉलो करके जबरदस्ती बना था। उसने अपनी प्रीस्टहुड लाइफ कभी सेक्रेट नहीं जिया। उसका कहना था कि हर किसी के पास अपने कार्ड्स होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जेम भी कोई संत नहीं होगा। जेम फिर उससे कहता है कि जिस तरीके से उसने बच्चों को मार डाला वो गलत है। जब जेम ने मार्था को उसके माँ बाप तक छोड़ा था, उसके आंसू देखकर ही वो समझ गया था कि ये बच्चे नेमलेस नहीं है। तभी किजुना टेलीपैथी से बताता है कि कोई आ रहा है और फिर एक अटैक होता है। एक आदमी नलगावो को तुरंत मार देता है। दरवाजा तोड़कर वो चिल्लाता है, द प्रीस्ट डेज आर ओवर। उस आदमी ने एक एंशंट व्हाइट मास्क पहना होता है। ओलिविया भी फाइट में आती है और उसे व्हाइट मास्क बुलाती है।
मरने से पहले नलगावा पूछता है क्या व्हाइट मास्क उसे किंग इल्यूजन ज्वेल का मिसयूज करने के लिए मारने आया है। व्हाइट मास्क कहता है हाँ, पर दूसरी वजह यह भी है कि तुमने अपने सीक्रेट बच्चों तक पहुंचा दिए जो उनके लायक नहीं थे। जेम फिर भी नलगावा को बचाने की कोशिश करता है, हील करने की कोशिश करता है, पर व्हाइट मास्क उसे मार देता है और बोलता है अपना मैजिक बचा के रखो, अभी तो तुम सब भी मरोगे। व्हाइट मास्क कहता है जो तुम लोग जानते हो उसकी सजा मौत है। टीम अपना मैजिक निकालती है, फायर ड्रैगन फैन इसिसल डांस, पर व्हाइट मास्क सबको इजीली हरा देता है। जेम अब भी नलगावा को बचाने में लगा रहता है। नलगावा उससे कहता है तुम अपनी दोस्तों को मार रहे हो जेम, ये काइंडनेस नहीं, ये सेल्फिशनेस है। निक टेलीपैथी से जेम को कहता है सिर्फ तू ही बचा है, यूनियन का यूज कर। जेम कंफ्यूज होता है यूनियन का यूज करे या फिर नहीं। तब निक फिर मैसेज भेजता है ओलिविया आ रही है, वो डिस्ट्रैक्ट करेगी व्हाइट मास्क को। और सच में ओलिविया आती है एक प्रिटी ओवर कॉन्फिडेंट स्टाइल में। व्हाइट मास्क को इंसल्ट करते हुए बोलती है कि उसकी पावर गॉड्स के एंशिएंट मैजिकल रेमेनेंट्स है। व्हाइट मास्क कहता है कि ज्यादा नॉलेज से बस मौत ही मिलती है। ओलिविया कहती है मैं तो इतनी प्रिटी हूँ कि मैं नहीं मरूंगी। वो उसके मास्क की आंख में छुरा घुसा देती है। मास्क एंशिएंट है, स्टेप काम नहीं आता है। तब जेम और निक यूनियन करते हैं और एक एंशिएंट मैजिकल स्वॉर्ड बनाते हैं। व्हाइट मास्क शौक है वो स्वॉर्ड तो लोस्ट था। व्हाइट मास्क ओलिविया को एक ग्रेट रेड स्पॉट में इम्प्रिजन करता है। ओलिविया यहाँ पर मरने लगती है। निक कंफ्यूज है, उसे ओलिविया को बचाना है या फिर अटैक करना है। निक अपनी स्पीड से कंफ्यूज करता है व्हाइट मास्क को। ओलिविया देखती है रेड स्पॉट कमजोर हो रहा है, वो ब्रेक करती है और अटैक करती है व्हाइट मास्क को। व्हाइट मास्क निक को पकड़ लेता है, पर निक कहता है तू ट्रैप में आ गया और वो उसे स्वॉर्ड से मार देता है। व्हाइट मास्क मरता नहीं पर डिफीट मान लेता है। एक बॉम्ब फेंक कर वो वहाँ से भाग जाता है। टीम बेहोश हो जाती है और कई घंटों के बाद उठती है। नलगावा यहाँ पर मरने के करीब होता है। ओलिविया उन्हें याद दिलाती है वो पहले से मर रहा था, उसे छोड़ दो। जेम को तब पता चलता है उसके पास भी येलो डीमन डिजीज है। वो नलगावा को सेंड ऑफ देता है और सब वहाँ से फिर निकल जाते हैं। बाहर जाकर वो सब रिलैक्स करते हैं, पर ओलिविया कहती है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सब उसे देखते हैं, पूछते हैं तू कौन है। वो किजुना से कहती है तुम स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड हो। किजुना हाँ कहती है। तब ओलिविया इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को, मैं एक राइटर हूँ, एडवेंचरर हूँ, स्टेपिंग मैन हूँ और एलिमेंटल क्लास एंटी डीमन गॉड कॉम्बैट टेक्नीशियन हूँ। मैं स्वॉर्ड ऑफ वॉर प्रोग्राम से हूँ। यह सुनकर वहाँ का माहौल थोड़ा टेंस जरूर हो जाता है, लेकिन अब उन्हें ऐसे झटकों की आदत हो गई थी, इसीलिए कोई कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। स्टेपिंग मैन को हराने के बाद सब सर्वाइवर रेस्ट करते हैं और कई दिनों तक बेड में पड़े रहते हैं। किसी नए एडवेंचर में नहीं जाते, बस सोचते रहते हैं मैं अब हूँ कौन और सबसे ज्यादा क्या मैं ह्यूमैनिटी को बचाना भी चाहता हूँ। तब निक अपने शेल्फ पर जाता है, अपनी पुरानी तलवार उठाता है और सोचता है मैं किस लिए जिंदा हूँ, क्या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। और उसे याद आता है पहली बार जब वो लिब्रिंथ सिटी गया था अपने पेरेंट्स के साथ, जो खुद ही एक एडवेंचरर थे। लेकिन जैसे वो सिटी में आते हैं कुछ लोग उसके कैरेज पर अटैक कर देते हैं। मगर निक की मॉम काफी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उन्होंने निक को एक बॉक्स में छिपा दिया और खुद उसके डैड के साथ गुंडों से लड़ने चली गई। लेकिन आखिर तक लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाई और मर गई। और जैसे एक आदमी उस बॉक्स की तरफ आता है जिसमें निक बंद था, निक उस आदमी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। निक जैसे ही कैरेज से डोर के थ्रू बाहर निकलता है उसे लगता है शायद अब वो सेफ है, पर तुरंत उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। बैंडिट भी उसके पीछे आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बैंडिट को मार देता है। फिर वो आदमी माफी मांगता है और अपना नाम बताता है आर्गुस। आर्गुस मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में काम करता है और उसे लड़ना सिखाता है। कुछ टाइम बाद निक एक एडवेंचरर बन जाता है। उसका पहला मिशन होता है स्टिकी एक्वेडक्ट्स में, जहां आर्गुस कहता है कि सब एडवेंचरर वहीं से शुरू करते हैं। आर्गुस उसे कहता है कि एडवेंचरर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और ये भी समझाता है कि ट्रस्ट के साथ साथ केयरफुल रहना भी जरूरी है। निक कहता है कि हाँ वो केयरफुल रहेगा, लेकिन जैसे वो मिशन स्टार्ट करने जाता है गिर जाता है।
आर्गुस उसके लिए एक स्वॉर्ड खरीदता है, लेकिन जैसे ही निक मॉन्स्टर से टकराता है स्वॉर्ड तुरंत टूट जाता है। वो कंफ्यूज होता है, क्या वो स्ट्रोंग बनना चाहता है या स्ट्रोंग इनफ बनना चाहता था कि अपने माँ बाप को बचा सके उस दिन। और एक दिन उसे मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाता है और सुबह जब वो उठता है तो एक पुरानी गेट के पास से गाने की आवाज सुनता है। उसे ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है। जब वो विंडो से देखता है तो वही लड़की दिखती है जिसे उसने पहले अम्ब्रेला दिया था। लड़की कहती है, बारिश रुकी नहीं रही, बिना जाने कि ये उसी का घर है। जेम तुरंत अम्ब्रेला ले आता है और कहता है कि वो उसी बहाने उसका अम्ब्रेला लौटाने आया है। लड़की उसे तुरंत पहचान लेती है पर उसका नाम नहीं जानती। जब वो उसका हाथ मांगती है, जेम कहता है, मैं हूँ मिस्टर स्ट्रे डॉग। लड़की बताती है कि उसने उसे अम्ब्रेला इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगा था कि जेम के पास घर नहीं है। अब वो खुश है कि उसके पास घर है। जेम कहता है कि वो एक स्ट्रे डॉग है जो कि एक आइडल से प्यार करता है। लड़की अपना नाम बताती है, गेट, जो कि एक आइडियल है। अब जेम स्लम में काम करता है। वो एक आदमी का फ्रैक्चर्ड रिब से ट्रीट करता है जो पूछता है, क्या तुमने ही नलगावा को मारा था? जेम एडमिट करता है कि हाँ। आदमी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने उस पर बेट लगाया था। जेम उससे कहता है कि 3 टूटे रिब्स के साथ बेट मत लगाना। आदमी कहता है, अगर हार जाता तो 3 और रिब्स टूट जाते। फिर एक गार्ड ट्रीटमेंट के लिए आता है। जेम कहता है, चाहे नलगावा ने बुरे काम किए हो, वो उससे नफरत नहीं कर सकता। वो काम सिर्फ इसलिए करता है कि नलगावा की याद रहे, ताकि या तो वो उसके बारे में सोचता ना रहे या क्योंकि वो उससे प्यार करता था। शायद दोनों रीजन हैं। दूसरी तरफ टियाना अपने जीवन के बारे में सोच रही होती है। वो अपनी लाइफ से अब नफरत नहीं करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे पसंद करती है। हर दिन वो खुद को बेड पर ले जाती है ताकि पुरानी लाइफ याद रहे। वो एक हॉर्स रेस देखने जाती हैं और बेट लगाती हैं। लकी भी होती है कि जीत जाती हैं, पर कहती हैं जीत हार बराबर नहीं हुई, ना कुछ कमाया ना कुछ खोया। फिर भी उसके पास सब कुछ है जो उसे चाहिए। एक दिन सभी फिर से मिलते हैं। करण लास्ट में आती हैं। सब थोड़े डिस्टर्ब दिखते हैं। उनके चेहरे पर छुपी परेशानियां होती हैं। किजुना जेम की रोब देखती है, गंदी है, मतलब अब भी वो स्लम में काम करता है। वो पूछती हैं अब भी वो वही काम कर रहा है। जेम तभी याद दिलाता है, रूल नंबर 1, हम दूसरों की लाइफ या विश में इंटरफेयर नहीं करते हैं। किजुना कहती है, अगर तुम वहाँ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर बन जाऊंगी, मुझे गाइडिंग एंजल समझना। जेम उसे थैंक्स कहता है। नेक्स्ट मीटिंग में भी करण लास्ट में आती हैं। किजुना एक मैगजीन दिखाती है, लिमुरिया का नया एडिशन, ओलिविया का। वो एक्साइटेड हो जाती हैं। दूसरे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओलिविया अब भी मैगजीन बनाती कैसे है। जब करण पूछता है खाना खाया, जेम कहता है रेड के यहाँ से, और टियाना कहती है मैंने तो स्मोक किया है। करण डिसाइड करती है कि वो कुछ खाने निकलेगी। चलते चलते सोचती है क्या सब भूल गए हैं अपने दुख, पर वो भूल नहीं सकती अपनी पुरानी टीम केलियोस के साथ, जिन पर उसने भरोसा किया था। उन्होंने उसे धोखा दिया और ड्रैगन किंग ज्वेल चुरा लिया। वो ड्रैगन क्लैन की बेटी है, सुबाकी क्लैन की लीडर की बेटी, और इसीलिए उसे अच्छे से पता है कि ज्वेल कितना इम्पोर्टेंट है। अब भी खुशी के बीच वो दर्द नहीं भूलती। मार्केट में वो वही पुराना मर्चेंट देखती है जो पहले उसे चीट करने की कोशिश कर रहा था। अब वो एक टाइगर क्लेन की लड़की को फंसा रहा होता है, झूठ बोलकर कि उसने पेंडेंट स्क्रैच किया है। करण बीच में जाती है, कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। मर्चेंट उसे पहचान लेता है, पर तभी वो टाइगर गर्ल वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही करण पीछे मुड़ती है, उसके टीम मेंबर आ जाते हैं। वो कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं हम समर स्लीप फेस्टिवल जा रहे हैं। जब करण पूछती है वहाँ खाना मिलेगा, और जब सब हाँ कहते हैं तो वो भी चली जाती है। चलते चलते वो अपने मिशन के बारे में सोचती हैं। मेरा काम है हीरो को ढूंढना और दुनिया बचानी है, लेकिन मैं अपना ड्रैगन किंग ज्वेल नहीं ढूंढ पाई। तभी एक शोर होता है। पीछे देखती है तो ओलिविया होती है। हाथ में वो पेपर लेकर घूम रही होती है। वो कहती है मेरे पास न्यूज है, अगर एक्साइट नहीं हो तो नहीं बताऊंगी। सब इग्नोर करते हैं, पर किजुना एक्साइटेड हो जाती है। पेपर में लिखा होता है लेजेंडरी डार्क डीमन गॉड फिर से जिंदा होने वाला है। सब पहले बिलीव नहीं करते क्योंकि ओलिविया यूजुअली रूमर फैलाती है, पर इस बार वो कहती है मेरे पास प्रूफ है, विटनेस है, और व्हाइट मास्क भी इन्वॉल्व है। निक पूछता है और क्या पता है,
पर ओलिविया कहती है, मुझे एक स्टोर के बारे में पता है जहाँ इल्यूजन किंग ज्वेल मिलता है। जब सब कहते हैं कि वो तो एड्रेस भी नहीं जानती, तो करन पूछती है, क्या ड्रैगन किंग ज्वेल भी मिलता है वहाँ? तब वो कहती है, मुझे खुशी मिलती है तुम सबके साथ, पर मैं अपना पास्ट नहीं भूल सकती। मुझे अपना ड्रैगन किंग ज्वेल वापस चाहिए। टियाना कहती है, अगर भूल नहीं पा रही हो तो फिर उसे ढूंढो। ओलिविया बोलती है, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ उनके ऊपर और भी बुरे लोग होते हैं। चेन ढूंढते जाओ जब तक असली विलन तक नहीं पहुंच जाते। सब लोग एग्री करते हैं और निक को भी फोर्सफुली टीम में शामिल कर लेते हैं। जैसे डिसीजन होता है, स्काई में फायरवर्क्स दिखते हैं और अब हम उन सभी कैरेक्टर को देखते हैं जो अब तक इस स्टोरी का हिस्सा रहे हैं। हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं से सभी इस फायरवुड को देख रहे होते हैं और इस तरह से इस कहानी का खूबसूरत एंडिंग होता है।